टॉपिक 3 से न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा, अच्छी बात है। तो टॉपिक 3 कहने को तो ये टॉपिक 3 है, लेकिन हमारे अनुसार टॉपिक 2 है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल सॉलिड शुरू कर रहे हैं। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 3rd टॉपिक है, जिसमें कि यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं 3rd टॉपिक यूनिट सेल, या ऐसे कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, मतलब एक्चुअली नहीं पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, ये हमारा 2nd टॉपिक है हमारे अनुसार, लेकिन एनसीईआरटी में ये 3rd टॉपिक है, जिसमें है यूनिट सेल। मतलब यहीं से हम लोग सीखेंगे कि क्रिस्टल को बनाया कैसे जाता है। अभी सीख रहे थे क्रिस्टल का डेफिनेशन क्या होता है, किसको कहते हैं। अब सीख रहे हैं क्रिस्टल को कैसे बनाते हैं। तो अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आम लाइफ में। जैसे सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे होता है, सोसाइटी कैसे बनता है। तो सबसे पहले एक पर्सन आता है, एक व्यक्ति होता है, वो एक परिवार बनाता है, फैमिली बनाता है, फिर वो फैमिली आपस में मिलके और एक सोसाइटी बनाता है। वैसे ही जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, वो लोग आपस में पहले मिलते हैं और मिल करके एक छोटा पार्ट बनाते हैं, जिसका नाम है यूनिट सेल। और फिर ये यूनिट सेल आपस में फिर से मिलते हैं और मिलके बड़े पार्ट को बनाते हैं, जिसका नाम है क्रिस्टल। मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम इज इक्वल टू यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम। और फिर और उसके बाद ग्रुप ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड क्रिस्टल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जो एटम है वो आपस में जब ग्रुपिंग करेंगे तो कोई ना कोई बॉन्ड से जुड़ेंगे। कौन कौन बॉन्ड से जुड़ेंगे? कोवैलेंट, आयोनिक, मेटेलिक, वैन डर वाल्स फोर्स और अट्रैक्शन, और ये जुड़ करके यूनिट सेल को बनाएंगे। आज हम लोगों को इसी के बारे में पढ़ना है कि ये यूनिट सेल क्या होता है, कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि यूनिट सेल क्या होता है, तो सबसे पहले यूनिट सेल का डेफिनेशन बताते हैं कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल which will form by the grouping of atoms। मतलब जो क्रिस्टल है उसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है यूनिट सेल, और वो यूनिट सेल बनता कैसे है? तो ग्रुप ऑफ एटम से बनता है। फिर वो एटम्स आपस में मिलकर के ग्रुपिंग किए और ग्रुप करके यूनिट सेल को बना दिए। ठीक है, फिर वो यूनिट सेल आपस में ग्रुपिंग किया और ग्रुप करके क्रिस्टल को बनाया। यहां से यहां जाने का काम 2nd है, पहले हम यहां से यहां पहुंचने का काम करते हैं। अब मान लीजिए जो एटम्स हैं वो क्लोज आना चाहते हैं और यूनिट सेल को बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे? अच्छा, एटम होते कैसे हैं? स्फेरिकल। ये लीजिए एटम स्फेरिकल हो गया। एक और एटम आया, वो भी कैसा है? स्फेरिकल। ये दोनों लोग क्लोज आ गए। ठीक है, अब क्लोज आएंगे तो इनका सेंटर और इनका सेंटर मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। फिर एक और एटम क्लोज आया, ये लीजिए क्लोज आ गया। फिर एक और एटम क्लोज आया, ये लीजिए क्लोज आ गया। अब सबके सेंटर को आपस में मिलाइए, आप देखेंगे कि एक स्क्वायर बन गया। क्लियर हुआ? क्या ये एटम डिस्क है या एटम स्फीयर है? एटम तो स्फीयर है, और उसके सेंटर से जब हम आपस में मिलाए हैं तो हमारे पास एक इमेजिनरी स्क्वायर फॉर्मेशन हुआ है। वैसे ही इसी 4 एटम के ठीक सामने हम फिर 4 एटम रखेंगे, और वो चारों एटम का जो सेंटर होगा वो आपस में जब मिलाएंगे तो एक और स्क्वायर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब इस तरीके का एक स्क्वायर तो ये वाला है, एक इसके आगे और स्क्वायर बन गया, 2 स्क्वायर बन गए।
अब इन सारे स्क्वायर को पॉइंट्स को हम आपस में ऐसे मिला दे रहे हैं। जैसे ही मिलाइएगा इसको ये एक क्यूब बना लेगा। अब बात समझ में आया? मतलब जो बोलते हैं लोग कि यूनिट सेल एक क्यूब स्ट्रक्चर का होता है, ऐसे बोलना गलत है। एक्चुअली में एटम जब क्लोज आएगा और उनके सेंटर को हम आपस में मिलाएंगे तो एक इमेजिनरी लाइन से मिलने के बाद एक इमेजिनरी क्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। यही वो इमेजिनरी क्यूब है। इसके सारे कॉर्नर हैं ये इसके सारे कॉर्नर है। ये देखिए क्यूब है और ये इसके सारे कॉर्नर है। ठीक है, अब यहीं से यूनिट सेल का एक एक पॉइंट डिस्कस होना चलेगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट नाम होता है सिंपल यूनिट सेल, या इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसको सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। इसका डेफिनेशन क्या होगा कि एटम आपस में क्लोज में आए, 8 एटम टोटल क्लोज आए और वो सब एक दूसरे को टच करें। 8 एटम क्लोज आए और वो सब एक दूसरे को टच करें। देखिए ये कॉर्नर का एटम इसको टच नहीं कर पा रहा है, जबकि इसको टच करना चाहिए ऐसे, लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर इसलिए नहीं हो पा रहा है। आप यहां से समझ सकते हैं। क्लियर है? तो जब सारे एटम इस दूसरे को टच करेंगे और कॉर्नर पर रहेंगे तो ऑटोमेटिक उनका जो शेप होगा वो इस तरह के क्यूबिक का होगा। इसीलिए बुक में देखिएगा तो लिखा रहता है कि सिंपल यूनिट सेल तब बनेगा when all atom present at the corner of the cube। जब सारे एटम क्यूब के कॉर्नर पर हो। ठीक है, ये डेफिनेशन उल्टा लिखा गया। एक्चुअली जब एटम को आपस में मिलाइएगा, मतलब ला करके 8 एटम के एक साथ रखिएगा, 4 ऐसे फिर 4 इसके आगे ऐसे, तो ऑटोमेटिक ये चारों से एक स्क्वायर बन जाएगा, उस चारों से एक स्क्वायर बन जाएगा और दोनों स्क्वायर को आपस में मिलाइएगा तो एक क्यूब बन जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन बोलने का तरीका उल्टा है कि एक क्यूब लीजिए और उसके कॉर्नर पर एटम को अरेंज कर दीजिए। क्लियर हो गया? लेकिन हम लोग भी ऐसे ही याद रखेंगे यहाँ पे कि सिंपल यूनिट सेल क्या होगा, तो जब सारे एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट हो। जबकि एक्चुअली ऐसे बोलना चाहिए कि when 8 atom comes close such type, then it will form an imaginary cube and that cube is called simple unit cell। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि एक एटम का डिस्टेंस ये r है, इस रेडियस, इस एटम का रेडियस r है। जब इन दोनों को मिलाइएगा तो 2r हो जाएगा, यानी इस क्यूब का जो टोटल लेंथ है वो कितना है? 2r है, और 2r इज इक्वल टू क्या है? a है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बी पार्ट डिस्कस करते हैं। बी पार्ट का नाम होता है BCC यूनिट सेल। BCC यूनिट सेल। अब ये क्या होता है देखो, पूरा नाम है बॉडी सेंटर क्यूब यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूब यूनिट सेल किसे कहेंगे? तो कोई ऐसा यूनिट सेल बनाइए जिसके सारे कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट हो, सारे कॉर्नर पर। तो कॉर्नर पर एटम जब प्रेजेंट करिएगा तो जैसे मान लीजिए ये हम 4 एटम यहाँ रखे हैं, तो इसके बीच में ये जगह खाली हो जा रहा है। जब इसके आगे 4 एटम और रखेंगे तो उसके भी यहाँ पे बीच में जगह खाली हो जाएगा। अब इस 4 एटम और इस 4 एटम को जब ऐसे आगे करके रखेंगे तो इनके बीच में एक जगह खाली होगा, जो 8 एटम के बीच में होगा। कैसे सपोज करना है? मान लीजिए ये रूम ही मेरा एक यूनिट सेल है, सारे एटम कॉर्नर पर सजाए गए हैं। अब 8 कॉर्नर पे एटम रखिएगा तो इस रूम के बीच में एक जगह बचेगा जो खाली होगा। उस खाली जगह पर एक एटम को लाके रख दीजिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि when
एटम present at all corner with body center। सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट हो और कहां पे प्रेजेंट हो, बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट हो, ठीक है। लेकिन जब बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट करिएगा तो यहां दो केस आएगा। क्या क्या केस आएगा? केस 1 क्या है, जो कॉर्नर पे एटम आप रख रहे हैं उसका रेडियस मान लीजिए r है। जो कॉर्नर पे आप एटम रखे हैं उसका रेडियस सपोज करिए r है, कैपिटल R है। ऐसे कैपिटल R हो गया, कैपिटल R है। जो कॉर्नर पे एटम रखे हैं उसका रेडियस कैपिटल R है। अब जो बीच में रखेंगे ना एटम, इसके बीच में, क्या उसका रेडियस इनके बराबर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो एटम इनके बराबर होगा तो वो इनको टच नहीं करने देगा आपस में। ऐसे यहां पे समझिए कि अगर 4 एटम कॉर्नर पे रखे हैं और फिर बीच में आप एटम रखेंगे तो ऑब्वियस है कि वो एटम छोटा होगा। अगर वो एटम आप रेडियस में बड़ा करके रख देंगे तो ये लोग आपस में टच नहीं करेंगे। तो केस 1 ये बोल रहे हैं कि आप कॉर्नर पे जो एटम रखे हैं अगर वो कैपिटल R है, ठीक है, और इसके बॉडी के सेंटर पे उसी साइज का एटम जाकर के रख दिए जिसका रेडियस स्मॉल r है। क्लियर हुआ? तब एक कैपिटल R, फिर वो वाला छोटा वाला जो एटम है उसका तो पूरा डायमीटर हो जाएगा, 2r होगा उसका, तो उसके लिए 2 स्मॉल r, फिर यहाँ पे एक कैपिटल R। इतना अगर आप लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2r + 2r। अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं ये वाले लेंथ को कि 2r = a। क्लियर है? सेकेंड केस क्या है? सेकेंड केस इसी में बताते हैं। मान लीजिए सेकेंड केस है केस 2। सेकेंड केस क्या है? मान लीजिए आप बीच में वो एटम रखना चाहते हैं जो एटम का साइज इस कॉर्नर वाले एटम के इक्वल हो। तो जरा मेरी बात ध्यान से समझिएगा। एक एटम आप कॉर्नर पे रखें, उस कॉर्नर पे, उस कॉर्नर पे, उस कॉर्नर, सारे कॉर्नर पे एटम रखें और सबका रेडियस r है। तो ऑब्वियस है कि इनके जो बीच में यहाँ पे बॉडी सेंटर पे जगह खाली होगा ना, वो बहुत छोटा जगह होगा। अगर उस जगह में आप कॉर्नर वाले साइज का एटम लाके रखना चाहेंगे तो वो एटम को बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा साइज, इसके साइज का रखना चाहते हैं ना, जैसे ही बड़ा करेंगे ये कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, थोड़ा अपने जगह से खिसक जाएंगे। आपको अभी हम 3D भी दिखाएंगे। तो जब जगह से खिसक जाएंगे तो क्या सीन होगा ये देखिए। अगर आप चाहते हैं कि क्यूब के कॉर्नर पर हम जो एटम रखे हैं उस एटम का रेडियस और कॉर्नर के एटम का रेडियस आपस में सेम हो, तो वैसे केस में ये एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। मतलब ये जो लेंथ है 2r, ये 2r छोटा हो जाएगा साइड a से। अगर ऐसा लिखिएगा तब जो बॉडी सेंटर पे रेडियस है तो कॉर्नर के रेडियस का r प्लस बॉडी सेंटर का 2r प्लस इस सेंटर का r, यानी आप लिखेंगे 4r। क्लियर हुआ? और 4r = लिखेंगे a√3। लेकिन a√3 क्यों लिए? ये बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक। ये बात हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ ली है, फिर भी हम आपको अलग से भी बता देंगे। तो 4r = a√3 ये बॉडी डायगोनल का लेंथ है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में आपका ये वाला वैलिड होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r = a√3 बॉडी डायगोनल होगा। लेकिन ये तब होगा जब आपका 2r = a, और आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे 2r = a, और ये भी लिख सकते हैं कि ये जो r है वो बॉडी सेंटर वाला स्मॉल रेडियस का एटम है, और ये जो r है वो कैपिटल रेडियस वाला जो कॉर्नर वाला एटम है उसका r है। बिलीव मानो यहाँ से क्वेश्चन जेईई एडवांस में आता है।
मैक्सिमम स्टूडेंट क्या समझता है कि बीसीसी किसको कहते हैं, तो बस केवल एटम को कॉर्नर पे रखो और एक बॉडी सेंटर पे। जरा सोचो, जो कॉर्नर पे तुम एटम रख दिए और उसका साइज बड़ा है, मतलब कैपिटल आर है, फिर उसके बॉडी के सेंटर पे जाकर कोई एटम रखोगे और उसका रेडियस उससे पैरेलल होगा, क्या वो दोनों टच करेगा? तो वहां पे दो केस बनता है और दोनों केस का न्यूमेरिकल अलग अलग आएगा। क्लियर है? ये बातें आपको बुक में नहीं दिखाता है, बस वो बोलता है कि बीसीसी यूनिट सेल किसको बोलेंगे, तो एटम कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे हो। हम चाहते तो इतनी बात बोल के निकल जाते, लेकिन इसमें ये दो केस हैं और ये आपको अच्छे से समझना होगा। हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो बीसीसी यूनिट सेल में, यही कंसेप्ट आपको तुरंत क्लियर होने वाला है जब हम थर्ड यूनिट सेल यानी कि एफसीसी यूनिट सेल पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल, अभी हम बता रहे थे ना कि बीसीसी यूनिट सेल समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। क्यों? देखो, जब तुम क्यूब में सारे कॉर्नर पे एटम को सजा लोगे, एटम को सारे कॉर्नर पे सजा लिए ऐसे, अब यहाँ पे बहुत कम जगह बचता है ना डायरेक्ट, तो दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि वो एटम का साइज कैसे आप छोटा कर दे रहे हैं, कैसे बड़ा कर रहे हैं। ये सारी बातों का कंफ्यूजन एफसीसी से क्लियर हो जाएगा। जैसे एफसीसी में पहले समझो एटम कहाँ रहता है, तो एटम कहाँ रहता है, नहीं, एटम को किस तरीके से अरेंज करते हैं तो उसका नाम एफसीसी कहा जाता है। ये मेन बात होता है। इसमें होता है एटम्स अरेंज एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक क्यूब आ गया, ये लीजिए, और एटम को आपको कहाँ सजाना है, कॉर्नर पे, लीजिए सजा दीजिए। सारे कॉर्नर पे सजा दिए, ठीक है। अब हम इसका एक और स्ट्रक्चर बना रहे हैं बगल में, ताकि आपको समझ में आए पूरी बात। ये देखिए बन गया फिर से क्यूब। क्यूब बनाने में हमको बड़ा मजा आता है। अब ये क्यूब बन गया। अब इस क्यूब के कॉर्नर पर एटम सजाए गए हैं, तो ये क्यूब पर एटम सजाए गए हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब ये कॉर्नर पे जब एटम सजाइएगा तो ये इसका ऊपर का फेस होगा, इस फेस पे एक एटम रखना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चारों कॉर्नर हो गया, इसके फेस पे एक एटम रखना है ऐसे, क्लियर हो गया। ये चारों फेस हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे फेस पे एटम रखना है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपका ये चारों कॉर्नर हो गया, इसके फेस पे ऐसे एटम रखना है। अब आप ही बताइए, ये चारों फेस पे एटम रखने के बाद एक ये वाला फेस और एक पीछे वाला फेस पे एटम रखना टफ काम होगा कि नहीं? हम इसमें से एक फेस कंसीडर करते हैं, ए बी सी डी। आइए इसको कट के बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकालिए यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है। अब एटम को आप कॉर्नर पे रखे हैं, एटम को कॉर्नर पे रखिए, थोड़ा और इसको छोटा बना लेते हैं। एक एटम यहाँ रखिए, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, और सबको ऐसे मिटा दीजिए, ठीक है। अब आप खुद बताइए, जब ये चारों एटम कॉर्नर पे सजाए गए हैं तो बीच में ये जगह खाली है कि नहीं है? ये पूरा एक फेस है, ये पूरा फेस है। अब यहाँ पे आप एक एटम रखिए, क्या इस एटम का साइज ये कॉर्नर वाले एटम के बराबर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और अगर इसका साइज कॉर्नर वाले के बराबर रखना चाहेंगे तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, इस वाले एटम का साइज थोड़ा बढ़ाइए, भाई बढ़ा के इसके बराबर करना चाह रहे ना, जैसे बढ़ाएंगे क्या ये दोनों टच कर पाएगा? देखिए कैसे, अब आप जो कॉर्नर पे एटम रखे हैं, देखिए जो कॉर्नर पे एटम रखे और जो फेस के सेंटर पे एटम रखे, सबका साइज बराबर है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को टच करेगा?
यही बात हम BCC में बता रहे थे कि अगर सारे कॉर्नर पे आप एटम रख दिए हैं तो बीच में जो जगह खाली बचेगा वो बहुत छोटा सा जगह होगा। अब उस छोटे से जगह के साइज का एटम रखिएगा तब तो ये दोनों टच करेगा, ये दोनों टच करेगा इस तरीके से। और अगर बीच वाला जो बॉडी सेंटर पे एटम का साइज और कॉर्नर वाला साइज सब बराबर साइज का रखना चाहिएगा तो ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेगा। जैसे बराबर वाला का है देखो टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे बीच वाले का है देखो टच कर रहा है, ये साइज छोटा होगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ फेस सेंटर है तो आप यहाँ पे दो केस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? A = 2r, A = 2r तो लिख सकते हैं। ये साइड पूरा A है और ये रेडियस r, ये रेडियस r, तो A = 2r लिख सकते हैं। A = 2r लिखेंगे, लेकिन जो ये लेंथ है, अच्छा इस लेंथ का नाम क्या है? फेस डायगोनल। क्या नाम है? फेस डायगोनल। और फेस डायगोनल का वैल्यू कितना होता है? A√2। यानी कि अब यहाँ पे अगर ये पूरा लेंथ हम कंसीडर करना चाहें तो क्या लिखेंगे? r r और ये 2r है, मतलब टोटल क्या होगा? 2 कैपिटल R 2 स्मॉल r = A√2। लेकिन ये तब लिखोगे जब A = 2r होगा। यहाँ पे क्या A = 2r लिख पाओगे? क्योंकि साइड तो इतना बड़ा है जिसमें ये रेडियस इतना कवर किया, ये रेडियस इतना कवर किया, बीच का जगह ये तो खाली रह गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? A > 2r। ऐसे केस में यहां से यहां तक जितने एटम प्रेजेंट हैं r r r r टोटल कितना r हो गया? 4r। और 4r = क्या लिखोगे? A√2। देखो हम यहाँ भी 4r = A√2 लिखे हैं, लेकिन अंतर क्या है? 2 कैपिटल R है और 2 स्मॉल r है। लेकिन यहाँ पे क्या है? सारे रेडियस आपस में बराबर हैं। लेकिन जब ये कंडीशन लिखिएगा तो ये वैलिड होगा, जब ये कंडीशन लिखिएगा तो ये वैलिड होगा। ये बात फेस सेंटर पे बहुत इजीली समझ में आ रहा है क्योंकि हम एक फेस केवल लिए और इसको उठा के एक्सप्लेन कर दिए। लेकिन अगर यही हम BCC की बात करें, हम बोल रहे थे कि BCC इसके बाद समझ में और अच्छे से आता है। कैसे? अब BCC लेते तो ये एटम को ऐसे बड़ा सजाना पड़ता, इसको बड़ा रखना पड़ता, इसको रखना पड़ता, इसको, ये सारे रेडियस बड़े हो जाते हैं। तो जब सारे रेडियस बड़े हो जाएंगे तो जो बीच वाला एटम है रेडियस का, उसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरी बात? तो जब उसका साइज छोटा होगा तो हम 4r न लिख करके 2 कैपिटल R कॉर्नर वाले का लिखेंगे और जो बीच में एटम होगा उसके लिए स्मॉल r लिखेंगे और दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये बॉडी डायगोनल के बराबर होगा और बॉडी डायगोनल होता है A√3, मतलब A√3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बॉडी डायगोनल A√3 और फेस डायगोनल A√2, तो A√3 के बराबर हो जाएगा। फिर आप कहें कि नहीं सर हम चाहते हैं कि जो यहाँ बॉडी पे एटम रखे हैं उसका रेडियस कॉर्नर वाले के बराबर हो। तो जब कॉर्नर वाले के बराबर रखोगे तो ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेगा, कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। A = 2r होगा और वैसे केस में आप पूरा रेडियस को बराबर मानते हुए 4r मानेंगे और वो A√3 के बराबर होगा BCC स्ट्रक्चर में। और FCC स्ट्रक्चर ये है। ये स्ट्रक्चर अब बनाने का जरूरत नहीं है, केवल आप ये बना करके और यहाँ पे फेस पे एटम सब जगह दिखा लीजिएगा और ये आप इसको लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। क्लियर हो गया? इसको मिटाते हैं। अब हम लोग इसको मिटा करके नेक्स्ट देखते हैं जिसका नाम क्या है? 4th यूनिट सेल। नाम है एंड सेंटर 4th एंड सेंटर यूनिट सेल। अच्छा, एंड सेंटर यूनिट सेल किसको कहते हैं? एंड सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है? एटम पहले कॉर्नर पे होता है, ठीक है, कॉर्नर पर एटम को सजा लेते हैं, सारे कॉर्नर पे एटम को सजा लिए, अरेंज कर लिए ऐसे, ठीक है। अब एटम को अरेंज करने के बाद कोई दो फेस कंसीडर करते हैं, कोई दो, मान लो एक फेस ऊपर का एक फेस नीचे का कंसीडर कर लें, तो ऊपर का फेस का जो फेस डायगोनल होगा ये ऐसे एक दूसरे को कट करेगा और नीचे का जो फेस डायगोनल होगा ये दोनों एक दूसरे को ऐसे कट करेगा। ये जहां कट करता है वही पे एटम रख देते हैं, ठीक है। इसी बात को ऐसे दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
क्यूब बनाने का पूरा स्ट्रक्चर कर दो, क्यूब बनाने का पूरा प्रैक्टिस अच्छे से कर दो, बहुत यूजफुल है। एटम कॉर्नर पे है, उसको हम छोटे पॉइंट से दिखा देंगे, छोटे पॉइंट से एटम को दिखा देंगे। अब यहाँ पे एक एटम यहाँ रख दिया ऐसे, और इसको ऐसे बना दिए, इसको ऐसे बना दिए, यहाँ पे एटम है। उसी तरह से एक नीचे यहाँ एटम है। मतलब इन सेंटर का डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन एटम्स आर अरेंज एट all corner as well as any two opposite face center। ठीक है, मतलब कॉर्नर पर अरेंज रहेंगे और किसी दो फेस के सेंटर पे, और दोनों फेस अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, तो फिर वही, अगर इस एटम का रेडियस इसके बराबर होगा तो ये दोनों टच नहीं करेगा। मतलब आप दो केस डिस्कस करेंगे, केस 1 और केस 2। केस 1 क्या डिस्कस करेंगे, कहेंगे कि ये दोनों एटम को टच कराना है, मतलब A = क्या लिखना है, 2r लिखना है। अगर A = 2r लिखेगा तो जो फेस डायगोनल का लेंथ है a√2 वो किसके बराबर होगा, तो एक रेडियस कैपिटल R, एक रेडियस कैपिटल R, और बीच में दो रेडियस स्मॉल r। दो क्यों बोले, क्योंकि ये पूरा डायमीटर कवर करेगा ना, तो कहेंगे दो कैपिटल R और दो स्मॉल r करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप केस 2 की बात करें, आप कहेंगे A is greater than 2r, मतलब ये एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में ये रेडियस r प्लस r प्लस r प्लस r = a√2, मतलब 4r = a√2। इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, अब इस सबको एक साथ श्रेणी कर देते हैं। हम लोग बात कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल क्या होगा, तो जैसे एक व्यक्ति आपस में मिलके एक फैमिली बनाता है, फिर फैमिली आपस में सोसाइटी बनाता है, तो फैमिली इज द यूनिट सेल। मतलब जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन है वो किस चीज से होता है, यूनिट सेल से। यूनिट सेल क्या होता है, किसी क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट होता है जिसके बार बार रिपीट करने से क्रिस्टल बन जाता है। जैसे मान लो ये घर है, अगर ये घर क्रिस्टल है तो इस घर के जो ईंट होंगे ना वो यूनिट सेल होंगे। अब हम लोगों को पढ़ना है कि यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं। यूनिट सेल केवल 2 टाइप के होते हैं। यूनिट सेल 2 टाइप के होते हैं। एक यूनिट सेल का नाम होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक का नाम होता है सेंटर यूनिट सेल। कौन कौन सा यूनिट सेल, प्रिमिटिव एंड सेंटर यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलेंगे, तो जब एटम केवल क्यूब के कॉर्नर पर प्रेजेंट होता, एटम क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, और सेंटर यूनिट सेल किसको बोलेंगे, तो सेंटर यूनिट सेल फर्दर कई टाइप के होते हैं। जैसे उसमें फर्स्ट होता है BCC, सेकेंड होता है FCC और थर्ड होता है एंड सेंटर यूनिट सेल। क्लियर हो गया? सेंटर यूनिट सेल मतलब कॉर्नर के साथ साथ कोई ना कोई एक सेंटर पे भी एटम होगा। जैसे कॉर्नर के साथ साथ अगर बॉडी के सेंटर पे यूनिट सेल है तो नाम हो जाएगा BCC। सेंटर कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पे प्रेजेंट हो, बॉडी सेंटर पे। अगर सेंटर के साथ साथ कहाँ प्रेजेंट हो, फेस सेंटर पे, तो नाम क्या हो जाएगा, FCC। जैसे कॉर्नर के साथ साथ यहाँ फेस के सेंटर पे, सारे फेस के सेंटर पे, ठीक है, तो नाम हो जाएगा FCC। एंड सेंटर तो कॉर्नर के साथ साथ कहाँ प्रेजेंट हो, 2 अपोजिट फेस पर, एक ऊपर एक नीचे। तो इन दोनों में क्या अंतर है कि प्रिमिटिव सेल तब बोलेंगे जब एटम केवल कॉर्नर पे हो, इसीलिए इसको सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल यूनिट सेल।
और दूसरा कौन सा यूनिट सेल होता है? सेंटर यूनिट सेल। सेंटर यूनिट सेल में एटम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक तो कॉर्नर का एज वेल, सारे कॉर्नर पे रहेंगे, और उसके साथ साथ सेंटर के साथ, कॉर्नर के साथ साथ किसी एक सेंटर पे, जैसे बीसीसी यानी कि बॉडी के सेंटर पे, एफसीसी यानी फेस के सेंटर पे, एंड सेंटर यानी कि दो किसी अपोजिट फेस पे। क्लियर हो गया? सारा यूनिट सेल का कंडीशन समझ में आ गया। बीसीसी में दो केस आएगा, क्या क्या? एक केस आएगा कि ये जो बॉडी सेंटर पे एटम है उसका रेडियस कॉर्नर वाले से छोटा हो, ये तब होगा जब a इक्वल टू क्या हो जाए? 2r हो जाए। और वैसे केस में आप क्या लिखेंगे? तो 2 कैपिटल R, और a इक्वल टू 2r हो जाए तो 2 कैपिटल R 2 स्मॉल r इक्वल टू a√3। इसी का दूसरा केस क्या होगा बताओ? जब आपका ये वाला एटम और ये वाला एटम का रेडियस बराबर हो जाए, तो वैसे केस में आप a इज ग्रेटर देन 2r लिखना पड़ेगा, और तब आप क्या लिखेंगे? 4 सेम r इज इक्वल टू a√3। सेम वही काम आपके सेंटर में करेंगे, सेम वही काम सेंटर में। बताइए, इतना बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो हम लोग समझ गए कि यूनिट सेल क्या होता है। अब हम लोगों को समझना है कि